हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और इस संस्था में को मैं देख रहा हूं, चला रहा हूं और इसमें एज ए फैकल्टी भी काम करता हूं। ये संस्था यूथ इंजीनियर्स एकेडमी हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए, बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। और हमने इसको 2017 में लखनऊ में स्टार्ट किया था। आज भी हम लखनऊ में बेस्ड हैं, आलमबाग एरिया के में फिनिक्स मॉल है, उसके पास में एक कोचिंग है। ऑफलाइन बैच यहाँ से चलाते हैं और ऑनलाइन बैच भी अभी बहुत जल्दी ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो हम लोग ने एक नए सेटअप के साथ, नए रिसोर्सेज के साथ एजुकेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी तैयारी को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आपके सामने उपस्थित हैं। तो अगर हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, हम लोग एसएससी जेई की तैयारी करा रहे हैं पिछले 5 साल से। और इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट को डील करते हैं, जो कि एसएससी जेई और अदर जेई एग्जामिनेशन जो भी हैं, चाहे वो स्टेट जेई के हों या आरआरबी जेई के हों, वो सभी जेई एग्जाम को यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कराते हैं ऑफलाइन में। अब इसी को ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं। दूसरा एक कोर्स और हम लोग लेके चलते हैं, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है। इलेक्ट्रीशियन का एक पद होता है जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए सृजित है। और सभी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी यूपी पीसीएल के या यूपी या विनल के डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट है, अदर स्टेट में भी हैं, उसकी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए बच्चे हमारे पास तैयारी करने आते हैं। ये बैच भी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इसको हम लोग रन करते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि मैं मैकेनिकल का हूँ और यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करता हूँ। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जे एग्ज़ाम के लिए। ये चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन। एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिक्स के नाम से ये आपके एसएससी जेई के सिलेबस में है। उसमें एक चैप्टर को आज हम लोग डील करेंगे और ऐसे ही ये इसको ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करते हुए। गवर्नर, फ्लाई व्हील, गायरोस्कोप, वाइब्रेशंस, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे और आपके साथ साथ जो है इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद जब इसको चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा कि जो एसएससी जेई एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो पेपर 1 में आए हों ऑब्जेक्टिव वाले या पेपर 2 में आए हों सब्जेक्टिव वाले, उनको भी हम लोग यहीं पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम ना लिया जाए और चलते हैं कि बेल्ट ड्राइव के बारे में समझें, है ना। तो बेल्ट ऐसा शब्द नहीं है कि जिसको आपने कभी सुना नहीं है ना। तो बेल्ट एक नॉर्मल सा शब्द है जिसको आपने देखा भी है, सुना भी है। कभी आप आटा पिसाने गए होंगे, गेहूं को लेकर आटा पिसाने गए होंगे, या गांव में ट्यूबवेल देखा होगा, या शहर में भी अगर रहते हो तो आपने ट्रैक्टर में बहुत सारे पार्ट्स को रोटेट होते हुए देखा होगा। अक्सर रोटेटिंग पार्ट को पावर देने के लिए अक्सर ज़्यादातर समय हम लोग बेल्ट का यूज करते हैं। कई बार आपने अपनी साइकिल में देखा है चैन लगी है, आपकी मोटरसाइकिल में भी चैन लगी है, तो चैन का भी यूज किया जाता है। तो लगभग लगभग बेल्ट और चैन दिखने में बाहर से एक जैसा ही काम करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ अंतर है, उसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो जहां भी हमें पावर का ट्रांसमिशन करना पड़ता है, पावर का ट्रांसमिशन करने का मतलब क्या है कि एक जगह पे कहीं पावर जनरेट हुई। अच्छा, पावर जनरेट होने के क्या तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कोई जगह ए है, ये कोई प्लेस है, यहाँ पे पावर मिल रही है और इसको हमें प्लेस बी पर ले जाना है ना। तो जरा समझा जाए कि पावर कैसे मिलती है। हम लोग मैकेनिकल के हैं तो हम ये समझते हैं कि हम पावर जनरेट कैसे करते हैं। तो ए पर या तो हमें पता चलेगा, या तो यहाँ एक इंजन लगा होगा, मैकेनिकल आईसी इंजन होगा, 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, कोई भी इंजन हो, इंजन लगा होगा, उससे हमें पावर मिलेगी। या हम अगर मोटर का यूज कर लें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मोटर ले लें, इसको यहाँ यूज कर लें, तो पावर तो हमें यहाँ मिली और उस पावर को हमें किसी दूसरी जगह पे ले जानी है। दूसरी जगह का मतलब ये नहीं है कि लखनऊ से आगरा ले जाना है। दूसरी जगह का मतलब क्या है कि 5 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, है ना, या कहते हैं कुछ सेंटीमीटर, इस 2 पॉइंट पे है, यहाँ से इसको हमें यहाँ ले जाना है। तो इस पावर को हमें, जो यहाँ आपके पास पावर है, इस पावर को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है, भेजना है ना। इसको हमें यहाँ पे ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये जरा हमें देखना है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या उपाय यूज करते हैं, जरा इसको समझने के लिए ये देखा जाए कि कई कंडीशंस हैं। अगर जैसे इनके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी है, अगर ये दूरी बहुत कम है, जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल का या कार का या ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है,
अब गियर बॉक्स में एक जगह पे पावर मिल रही है, उसको थोड़ी सी दूरी पर ले जाना है दूसरे पर, तो इतनी डिस्टेंस के बीच के लिए बेल्ट ड्राइव यूज नहीं करेंगे। वहां के लिए बेस्ट क्या है कि हम गियर यूज कर लें। तो इस तरीके से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास गियर का भी है कि हम गियर भी यूज कर सकते हैं। जब जब हमारे पास डिस्टेंस कम हो, मतलब गियर का यूज करेंगे फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस में पावर को ट्रांसफर करना है तो हम लोग गियर का यूज करेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस प्रॉपरली थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे आपकी साइकिल में है, चैन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो आटा चक्की वहाँ जाएं, चक्की मशीन पे देखें तो वहाँ पे मोटर एक जगह लगी हुई है और जो आटा पीसने वाली मशीन है दूसरी जगह लगी हुई है, बीच का गैप करीब 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर हो सकता है। तो उसमें हम लोग बेल्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ बेल्ट का भी यूज किया जा सकता है ना। तो बेल्ट का यूज करते हैं लगभग अगर मॉडरेट डिस्टेंस हो, अगर कुछ मॉडरेट, बहुत बहुत ज़्यादा ना भी हो बहुत कम ना भी हो, अगर मॉडरेट डिस्टेंस है तो वहाँ पे हम लोग बेल्ट का भी यूज करते हैं। तीसरा यूज कर लेते हैं चैन का। तो चैन को भी हम लोग ज़्यादा पावर ट्रांसफर करनी है और एग्जैक्ट पावर चाहिए, जहाँ पे कहते हैं हमें एरर नहीं चाहिए, वहाँ पर हम लोग चैन को यूज कर लेते हैं। मॉडरेट डिस्टेंस यहाँ भी रहेगी। कई बार रोप का यूज करते हैं, रस्सी का, है ना, रोप का यूज करते हैं। तो रोप अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, फॉर हाई डिस्टेंस के लिए हम लोग रोप का यूज करते हैं। तो ये तो डिस्टेंस के बेसिस पे ये सिलेक्शन हो गया कि इन चारों में से क्या यूज कर लें। इसके अलावा और बहुत सारे भी पैरामीटर्स हैं। मान लीजिए हाई पावर ट्रांसमिट करना है, बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम गियर का यूज करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैकेनिकल लिंकेज, डायरेक्ट लिंक के माध्यम से पावर ट्रांसमिट होगा। हाई पावर के लिए बेल्ट यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। या कहते हैं बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए, मान लीजिए ऐसा कुछ है कि 1 mm 2 mm तक की एक्यूरेसी चाहिए, तो बहुत एक्यूरेसी होगा तो भी हमें गियर का यूज करने पड़ेगा। तो गियर का यूज तो बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे हाई पावर, हाई आरपीएम, हाई एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन क्योंकि गियर का मेंटेनेंस बहुत महंगा है, गियर खुद एक कॉस्टली आइटम है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, गियर का मेंटेनेंस महंगा है। तीसरी बात, अगर गियर में कोई फेल्योर हो गया तो पूरा सिस्टम उसको रिकवर करने में कुछ टाइम लगता है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब या बुरा अच्छा है, सभी ठीक है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नॉर्मली बाहर से दिखने में ये तीन चीजें एक ही जैसी काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसमें भी एक अंतर है। एक अंतर क्या है कि अगर आप बेल्ट को और रोप को देखें, तो बेल्ट का, रोप का जो मैकेनिज्म है, उसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत एक है ना। वो सिद्धांत जो है वो एक ही है कि जिस पर ये काम करता है ना। जो इसका प्रिंसिपल है वो एक है, क्या है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के बेसिस पर ये काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है, फ्रिक्शन। ये बेल्ट और रोप ये फ्रिक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। घर्षण बल की मदद से हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं रोप में और बेल्ट में। लेकिन गियर में और चैन में देखा जाए तो डायरेक्ट उसमें देखेंगे आप, अगर चैन में देखेंगे तो आप अपनी साइकिल को देखिए ना, साइकिल के गियर में कुछ दांत जैसे कटे हैं, टीथ हैं, और उसी के हिसाब से चैन में होल हैं। तो एक डायरेक्टली मैकेनिकल लिंक वहां बनता है। सेम ऐसे ही दो गियर के बीच में डायरेक्ट मैकेनिकल लिंक बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैकेनिकल लिंकेज से पावर ट्रांसमिट होते हैं। तो इसलिए जो हम लोग बेल्ट ड्राइव पढ़ने जा रहे हैं, तो बेल्ट ड्राइव भी पढ़ेंगे, साथ साथ रोप ड्राइव भी पढ़ते चलेंगे। तो क्योंकि ये फ्रिक्शन से पावर को ट्रांसफर करता है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव का चैप्टर एक ही चैप्टर होगा, उसी को यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना। जरा एक बार और थोड़ा सा बात समझ लें, ये ध्यान दीजिए जरा। कभी आप आटा पिसाने गए हो तो वहाँ आपने क्या देखा, जैसे अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँ कि सपोज दैट ये एक मोटर है, ठीक है, ये छोटी सी मोटर है जो कि हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से उधार लिया है। और मोटर के सामने एक छोटी सी शाफ्ट निकली रहती है, इसको आप कहते हैं मोटर शाफ्ट। इस मोटर शाफ्ट पे आप एक पुली लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इससे कुछ दूरी पर सपोज दैट यहाँ पर एक हम मशीन लगा रखे हैं। उस मशीन की ये पुली है और ये मशीन का शाफ्ट है, और ये शाफ्ट जाकर इस मशीन में जाता है, ठीक है। ये हमारी मशीन है। दो चीज़ें हो गई, यहाँ पावर जनरेट हो रही है और यहाँ पे पावर को हमें यूज करना है। अब इस पावर को यहाँ ले आने के लिए दोनों पुली पर हम एक बेल्ट यूज करते हैं, जो कि ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। ये एक बेल्ट है, ठीक है। तो आप समझिए ना, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, यहाँ यहाँ पे हमें यूज करना है।
तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास शाफ्ट, इसे कहेंगे शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट? मोटर शाफ्ट, है ना। और इसे कहेंगे शाफ्ट, कौन सी शाफ्ट? मशीन शाफ्ट, है ना, मशीन शाफ्ट। एक बात और है, मोटर मशीन कहने में ठीक नहीं है, क्योंकि मोटर मशीन को चला रहा है तो एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है। तो ड्राइवन और ड्रिवन के बेसिस पे कहा जाए तो इसको कहेंगे दिस इज नोन एज ड्राइवर शाफ्ट, दिस इज नोन एज ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है। इसको कहेंगे ड्राइवर शाफ्ट और इसको कहेंगे ड्रिवन शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट। आगे चल के इसी में आज के बाद मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, ड्राइवर को लिखूंगा ऐसे, है ना, ई आर डैश लगा के ई आर लिख दिया तो समझ जाएंगे कि ड्राइवर शाफ्ट है। और अगर डैश लगा के हमने इसको ई एन लिख दिया तो ये समझ जाएंगे कि ड्रिवन शाफ्ट है। तो मोटर शाफ्ट को हम ड्राइवर शाफ्ट कह रहे हैं और मशीन शाफ्ट को हम ड्रिवन शाफ्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया शाफ्ट, है ना। ऐसे ही ये जो आगे लगी हुई है इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुली। ये पुली है, तो पुली भी दो ही है, एक पुली ये है, ठीक है। इसको कहेंगे ड्राइवर पुली, क्योंकि ये पुली दूसरी पुली को चलाएगा। एक पुली यहाँ पर भी है, इसको भी कहेंगे ड्राइवर पुली, ठीक है। पुली तो है लेकिन इसका नाम क्या है? ड्राइवर पुली। क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही आएगा, ड्राइवर पुली, ड्रिवन शाफ्ट, इस शब्दों के हिसाब से आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, पावर ट्रांसमिट करने का जो माध्यम है वो माध्यम ये ब्लैक कलर से है, इसको हम लोग कह रहे हैं बेल्ट, दिस इज नोन एज बेल्ट। और इसी के चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये हमारा हुआ बेल्ट। अब जरा समझिए, अगर आप कभी किसी मोटर को देखे हो तो वहां पे मोटर पे क्या लिखा रहता है? इस मोटर पे कुछ पैरामीटर लिखे रहते हैं। एक तो आरपीएम लिखा होता है, भाई इतने आरपीएम का मोटर है ना। उस पे टॉर्क लिखा रहता है कि इतना टॉर्क ये जनरेट करेगा। इस आरपीएम और टॉर्क की मदद से हम यहाँ पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2 पाई N T/60, ठीक है। ये इस फॉर्मूले की मदद से हमारे मोटर पर कितनी पावर पैदा हुई, है ना। या इंजन अगर हमने यूज किया, 2 स्ट्रोक इंजन यूज किया, 4 स्ट्रोक इंजन यूज किया, ऐसे इंजन यूज किया, तो यहाँ पर कितना पावर हमारे पास है ये हमने पता किया इस फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू 2 पाई N T/60। इससे हमें मिल जाएगा पावर। किस में मिलेगा भैया पावर? ये पावर मिलेगा आपको वाट में, है ना, और किसी में नहीं मिलेगा, वाट में पावर मिल जाएगा। कितना वाट पावर है? अब हमारा मकसद क्या है कि ये जितनी भी एनर्जी, जितना भी पावर, ताकत हमारे पास है, ये सारी की सारी ताकत मशीन पे आए। मान लेते हैं मशीन कौन सी है? ये आटा चक्की है, ठीक है। इसमें गेहूं डालेंगे, आटा निकलेगा, ठीक है, आलू नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो इतनी पावर हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, तो इसी पावर को, जो पावर हमें यहाँ मिली है, इस पावर को हमें ले आना है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? ड्रिवन पे। जो हमें पावर मिली है, इस पावर को यहाँ से ट्रांसफर करना है यहाँ पे, ठीक है। यही हमारा मकसद है और इसको करने के लिए ही हम लोग इस बेल्ट का यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मशीन चलेगी तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो पुली घूमेगी, पुली के ऊपर बेल्ट है तो बेल्ट घूमेगा, बेल्ट घूमने से क्या होगा? ये शाफ्ट, ये पुली घूमेगी, इस पुली के घूमने से ये शाफ्ट घूमेगी, इस शाफ्ट के घूमने से अंदर मशीन के अंदर जो कुछ भी होने वाला है, जैसी भी मशीन है, लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, आटा चक्की है, तेल निकालते हैं, मसाला पीसते हैं, एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं इस मशीन में, वो इससे होगा। इसी पावर को यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हमारा अगला काम क्या है कि जरा देखें कि ये पावर का ट्रांसफर हो कैसे रहा है। क्योंकि बात ये समझ में आ गई, आपने बेल्ट को महसूस किया, बेल्ट और पुली आपस में ऐसे एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, उसके बीच में कोई नट बोल्ट, कोई गियर जैसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है। तो कुल मिला के घर्षण बल का ही यहाँ हमें फायदा लेना है। तो अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट या ड्राइवर पुली टू ड्रिवन पुली। ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली को तक पावर को ट्रांसफर करने का क्या रास्ता है, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे ये काम होता है। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो हमें आंखों से नहीं दिखता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो समझ सकता है, देखने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, है ना। तो जरा समझे कैसे है, थोड़ा सा फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फ्रिक्शन के बारे में एक बात फिर से कुछ बातें कर लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? इसको आप घर्षण बल कहते हैं, पहले थोड़ा समझ लें, क्योंकि इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाला है फ्रिक्शन, ठीक।
इसको कुछ ऐसा समझा जाए कि फ्रिक्शन को आप क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू म्यू आर, है ना। ये तो आप नॉर्मल सब ने समझा है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात ऐड करिए, F इक्वल टू म्यू आर फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन एक सब अक्सर भूल जाते हैं, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इसको जब भी कहेंगे दिस इज नोन एज मैक्सिमम, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक अवस्था में इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे कम पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है किसी बॉडी पर, अगर वो रुकी है और हम उसको चलाना चाहते हैं तो, है ना। लेकिन इस फोर्स पर भी, मतलब इस पे बॉडी चलेगी नहीं, ये एट लिमिटिंग कंडीशन है, सीमांत घर्षण की अवस्था में, एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। अब हम लोग जब फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना मैकेनिक्स में, तो वहां पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, कब आता है, क्यों आता है, समझेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि सीमांत घर्षण, ठीक है, घर्षण, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए, सीमांत लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो हिस्से कर लीजिए ना, एक है सीमा, है ना, और एक है अंत। कोई ऐसी चीज होगी उसकी सीमा का अंत हो रहा होगा, है ना। तो थोड़ा समझ लें क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे कम पॉसिबल है, जीरो ही पॉसिबल है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हुआ, जीरो, 1 2 3 4 बढ़ते 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 एफ तक पहुंचा, ठीक है। तो इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स अब नहीं बढ़ेगा, तो किसकी सीमा का अंत हुआ, फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की सीमा का अंत हो गया। इसलिए उस अवस्था में जितना फ्रिक्शन फोर्स है, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो क्या हम इसी को मैक्सिमम नहीं कहेंगे, जब बढ़ना ही बंद कर दिया भैया मैक्सिमम इतना ही रहेगा, तो इसीलिए इसे कहेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। कब पैदा होगा, सीमांत घर्षण की अवस्था पर पैदा होगा। इससे ज्यादा यहाँ बहुत जरूरत की बात नहीं है, इस फॉर्मूले के लिए इतना सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। बाकी जब फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, तब वहां पूरी चर्चा करेंगे। जहां पे एक बात और है, जहां म्यू क्या है, म्यू इज नोन एज घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कॉफिशियंट, इसको कहते हैं फ्रिक्शन कॉफिशियंट, ठीक है, घर्षण गुणांक। और आर क्या है, आर है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट किन बातों पे डिपेंड करता है, ये बताता क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू, अगर किसी ने कहा कि मान लीजिए 0.4 है, 0.2 है, 0.3 है, ये हमें ये बताता है कि जो सरफेस है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि जो सरफेस है वो कितना रफ है, ज्यादा है या कम है, चिकना है कि वो रफ प्लेन है सरफेस, है ना, कि खुदरा है ना, खुदरा, ठीक है। तो जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कम होगा वो चिकना होगा। मतलब अगर म्यू की वैल्यू कहा जाए जीरो है, तो आप कहेंगे सरफेस हमारा स्मूथ है। स्मूथ समझ रहे हैं ना, बिल्कुल किसी तरह का कोई खुदरापन नहीं है, शीशे से भी ज्यादा स्मूथ है, म्यू की वैल्यू जीरो होने का मतलब है ये। अगर किसी ने कहा कि म्यू की वैल्यू 0.4 है, 0.3 है, मतलब ज्यादा खुदरा है ना, ज्यादा रफ है, तो कहीं हमें रफनेस चाहिए होती है और कहीं पे हमें स्मूथनेस चाहिए होती है, उस हिसाब से इसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे म्यू का मतलब ये हो गया, और आर का मतलब हो गया नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि हमेशा, अभिलंब का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब ही है कि परपेंडिकुलर ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इन्हीं दो बातों के माध्यम से हम लोग बेल्ट ड्राइव में फ्रिक्शन को समझेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत होगी तो फ्रिक्शन के लिए हम अलग पूरा चैप्टर ओपन करेंगे, वहां पे इसको डिटेल में आएंगे, ठीक है। आइए अब जरा समझे कि फ्रिक्शन कैसे मदद करता है पावर को ट्रांसफर करने में, ये जरा समझा जाए, ठीक है। तो मैकेनिक्स में, मैकेनिकल में हम लोग बहुत अच्छी चीज जानते हैं कि जब किसी चीज को एनालिसिस करना हो, तो उसको उसके हिस्सों में बांट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, और उसको हम लोग कहते हैं उसका कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस सिस्टम का, किस सिस्टम का, कि हमारे पास भाई एक ड्राइवर है, ऐसे हमने बनाया, ये ड्राइवर पुली है, और इसको पावर ट्रांसफर करना है, यहाँ मान लेते हैं ये ड्रिवन पुली है, ठीक है। और ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये इसका जो मैं प्लस बना रहा हूँ ना, प्लस इज द सिंबल ऑफ शाफ्ट,
पुली ये गोल वाला पुली है और जो प्लस है वो साफ्ट है, ठीक है। और पावर ट्रांसमिट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें एक बेल्ट लगानी पड़ेगी। हमने मान लीजिए एक बेल्ट लगाया, और अभी आप सिंपल बेल्ट देखिए, ये बेल्ट आपने ऐसा लगा हुआ बहुत जगह देखा होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ आटा चक्की पे जाइए, क्योंकि कोई कहीं गया हो, शहर का हो, गांव का हो, कहीं भाई, लेकिन वो आटा पिसाने जरूर गया होगा, ठीक है, गेहूं पिसाने गया होगा, ठीक है। चलिए ये सिस्टम है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा ड्राइवर है, बात समझ रहे हैं ना। इसके पीछे मोटर लगी है, इंजन लगा है, स्विच ऑन किया है ना, तो मोटर चलने लगी, मोटर की ये चलिए घूमने लगा, ठीक है। और ये घूमने लगा तो इसकी मदद से ये भी घूमने लगा। यही तो समझना है कि कैसे घूमने लगा, किसने उसको घुमा दिया, हमें समझना यही तो है ना, कि जब हमने स्विच ऑन किया तो ये घूमने लगा। इसकी स्पीड हो गई, मान लेते हैं N1, ठीक। इसके घूमने से क्या हुआ, ये बेल्ट हमारी इधर गई और ये वाली बेल्ट इधर आई। इसकी घूमने की वजह से क्या हुआ कि बेल्ट हमारी ऐसे घूमने लगी। बेल्ट के इस तरीके से घूमने से जो हमारा ये ड्रिवन पुली है वो ऐसे घूमने लगा। मान लेते हैं इसकी स्पीड N2 है। अभी चक्कर होना पड़िए कि N1 कितना होगा, N2 कितना होगा, इसके बीच का क्या रिलेशन है, सब आगे देखेंगे। फिलहाल खाली ये देखना है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ठीक, जरा ध्यान दीजिए। आप आटा चक्की पे गए और उस समय स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने का मतलब मोटर भी बंद है, मशीन भी बंद है, कोई कुछ नहीं काम कर रहा है, सब सो रहे हैं। उस समय भी अगर आप दोनों बेल्ट को टच करके देखें, ऐसी रहेगा उस समय। इस बेल्ट को टच करके देखें, ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखें, तब भी इस बेल्ट में कुछ ना कुछ आपको तनाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बेल्ट में कोई ना कोई तनाव तो रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि लूज होके आप चाहें तो बेल्ट को आराम से इसके ऊपर से उतार लें। मशीन नहीं भी चल रही है तो भी इस बेल्ट को इस पे से उतारना मुश्किल काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तनाव है। हम मान लेते हैं वो तनाव है ये, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो क्या वो तनाव दोनों में अलग अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। आप महसूस करेंगे जब मशीन नहीं चल रही है तो दोनों में तनाव सेम होगा। सेम हो रहा, उस सेम टेंशन को हम मान लेते हैं T0, है ना, T0, ठीक है। दोनों में सेम होगा, और इस T0 को कह रहे हैं हम लोग प्रारंभिक तनाव या इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन, ठीक है, प्रारंभिक तनाव, प्रारंभिक तनाव, ठीक है। इतना तो है, पहले से ही इतना है। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि इसमें तीन पार्ट हैं। क्या पार्ट है? ड्राइवर पुली, बेल्ट और ड्रिवन पुली। तीन हिस्से ही तो हैं, एक ड्राइवर पुली, एक बेल्ट और ड्रिवन पुली। इनकी हम FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड चित्र, ठीक है। आते देखते बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको अलग अलग दिखाएं और महसूस करें कि सबके साथ हो क्या रहा है। चलिए पहले तो हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन को बना ले, क्योंकि लाल रंग से बनाया है तो इसको भी रेड कलर से हम कर लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि ड्राइवर पुली हो गया और ये ड्राइवर शाफ्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक ड्रिवन पुली हो गई और ये इसकी शाफ्ट हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अपने पास एक बेल्ट लगी है। बेल्ट को अब हम अलग बनाएंगे तो हवा में बनाएंगे, मानेंगे ये हमारे पास बेल्ट जा रही है, ठीक है, ये बेल्ट, ठीक। सब कुछ अलग अलग हो गया। तो क्या कह रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं भैया कि हम FBD बना रहे हैं। FBD किसकी किसकी बना रहे हैं? तीन चीजों की, दोनों पुली की और एक बेल्ट की, ठीक है। अब जरा समझे हो क्या रहा है, ठीक। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये समझ में आएगा तो जो बेल्ट ड्राइव के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही हों। पेपर वन में खास तौर से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, उसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो जब ये बेसिक फंडामेंटल दिमाग में क्लियर है तब ही आपके पास ये पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ क्या आखिर, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात हो ही गई है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर होती है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। एक बात और छूट जा रही है कि फ्रिक्शन फोर्स दो सतहों पे ही लगेगा, दोनों पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पे लगे, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ये ध्यान रखना है। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एक सतह से नहीं पैदा हो सकता। जब दो सतह आपस में संपर्क में आएंगे और एक चलना चाहेगा एक रुकना चाहेगा, तभी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। जैसे एग्जांपल समझिए कि सपोज दैट ये मेरे दोनों हाथ हैं, है ना, एक बॉडी ये दूसरी बॉडी ये, मैंने इसके इसके ऊपर रख दिया।
अगर इसकी और इन दोनों हाथ की वेलोसिटी सेम है, मान लेते हैं दोनों हाथ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो दोनों साथ बढ़ना चाह रहे हैं, दोनों की स्पीड एक ही है, तो इन दोनों के बीच में कोई किसी को रोकेगा नहीं, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये हाथ चलना चाह रहा है, ये हाथ रुका हुआ है, तब ऐसे होगा। तो दो सतहों के बीच में, दो सरफेस के बीच में जब रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आएगी, सापेक्ष गति जब पिक्चर में आएगा, उसी समय फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छा, सापेक्ष गति आने के लिए दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, कि मेरा ये हाथ चलना चाहे ये ना चले, है ना, मतलब इस हाथ की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और इस हाथ की स्पीड 0 है, वो भी आ गया, सापेक्ष गति आ गया, 5 - 0 = 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं इस हाथ की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तब भी इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, क्योंकि सापेक्ष गति कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड ऊपर वाले हाथ की, 2 मीटर पर सेकंड नीचे वाले हाथ की, डिफरेंस लोगे तो 5 - 2 = 3 मीटर पर सेकंड सापेक्ष गति इन दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। और इसी सापेक्ष गति को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप। स्लिप का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना कि हम फर्श पे जा रहे थे, बरसात थी, कीचड़ था, स्लिप हो गए। स्लिप होने का ही मतलब है कि दो सतहों के बीच में जब रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आई, तो उसी को हम कहते हैं स्लिप, सरकना, है ना। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आएगी तभी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स दो सतह पर जनरेट होगा। अगर ये मोशन आगे करना चाह रहा है तो इसके मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी फोर्स को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो एक बात तो समझ लें, फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो सरफेस चाहिए, पहली बात। ठीक है, दोनों सरफेस पे लगेगा, और दोनों सरफेस पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, फोर्स को अपोज नहीं करता है, बार बार होता है कंफ्यूजन ऐसा। तीसरा, ये बोथ सरफेस पे लगेगा, ये बोथ सरफेस पे अप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो तीन चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ ये बात समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। आइए देखें, चलिए हुआ क्या। सबसे पहले काम क्या होगा, जब मैं मशीन का स्विच ऑन करेगा, कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा मैं मशीन ऑन करने चल रहा हूँ, एक स्विच ऑन करेगा, एक मोटर चलेगी, मोटर चलने से क्या होगा, ये पुली घूमना शुरू कर देगी। जैसे ही मैंने मशीन को ऑन किया, उससे क्या हुआ कि ये घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं इसका घूमना शुरू कर दिया, इसकी स्पीड N1 RPM से घूमना शुरू कर दिया। जितना मोटर पे लिखा होगा, जो उसकी रेटिंग होगी, उसके हिसाब से ये शाफ्ट हमारी घूमना शुरू कर देगी, ये पुली घूमना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, क्योंकि अभी आपने कहा है कि इनिशियल टेंशन है ना। इनिशियल टेंशन होने का मतलब कि बेल्ट में तनाव तो पहले से ही है, बेल्ट जो है गुस्से में पहले से ही है। अच्छा, ये मैं एक एक्सियल लाइन खींच रहा हूँ कि इस एक्सिस पे बात कर रहा हूँ, है ना। बेल्ट में तनाव पहले से ही है। अब जरा सोचिए कि अगर मैं इस बेल्ट और इस लाल वाली पुली के बीच में, यहाँ पर इसके बीच में अपनी उंगली को डाल दूं, है ना, मशीन नहीं चल रही, मशीन बिल्कुल नहीं चल रही, बंद हुई मशीन पर भी बेल्ट और पुली के बीच में अगर मैं अपने हाथ को डाल दूं, तो हाथ में कंप्रेशन महसूस होगा कि नहीं होगा, है ना। बंद मशीन है तब भी महसूस होगा। वही चीज अगर मैं यहाँ देखूं, ये बेल्ट है, ये पुली है, इसके बीच में मैं अपने हाथ को डाल दूं, तो क्या मेरे हाथ में कंप्रेशन महसूस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कंप्रेशन महसूस होगा। तो उस कंप्रेशन को अगर मैं बनाना चाहूँ, तो सबको पता है कि कंप्रेशन का सिंबल ये होता है, दिस द सिंबल ऑफ कंप्रेशन। इन दोनों के बीच में ये हाथ जब इसमें देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको एक कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा, ऐसे करके। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं है। अब क्या हुआ, जब आपने स्विच को ऑन किया और ये पुली ऐसे घूमना शुरू की, इधर से देखें तो क्लॉकवाइज। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखें और इस पे देखेंगे, मैं आपसे पूछूं कि इस पर वेलोसिटी इधर है ना, इस बिंदु की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो आप सबको पता है, जब कोई बॉडी कोई पॉइंट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो कभी भी उसकी अगर उस बिंदु की वेलोसिटी देखनी हो, लीनियर वेलोसिटी देखनी हो, तो उस सर्किल पर, उस बिंदु पर एक टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए। तो क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है और मैं इस बिंदु का, इस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी जानना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा ये होगी, है ना।
स्पर्श रेखा होने का मतलब क्या है कि ये इसके 90 पर होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये वेलोसिटी है ना। मोशन, मोशन है, इस बिंदु का मोशन इस दिशा में है, यही तो कहेंगे ना। अच्छा, अब क्योंकि इस सरफेस जो आपकी पुली है और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट उपस्थित है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है इसके अंदर, इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक है, दोनों सरफेस रफ हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इन दोनों के बीच में है, इसलिए इस बिंदु पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, आपने कहा है कि हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो मोशन किस दिशा में है, तो मोशन ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो म्यू आर है वो इस बिंदु पर लगेगा, लेकिन मोशन को अपोज करेगा, तो मैं कहूंगा कि वो नीचे लगेगा, नीचे लगेगा। और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, उसको आप कहेंगे म्यू आर। यहाँ आप म्यू क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, आर क्या है, यही जो कंप्रेसिव फोर्स आपने देखा है ना, दो सरफेस के बीच में एक्शन और रिएक्शन। कैसे एक्शन, बेल्ट ने पुली को दबाया तो कह रहे हैं कि ये तो हुआ एक्शन, और पुली ने बेल्ट पर फोर्स लगाया, ये हुआ रिएक्शन। दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, न्यूटन साहब ने बताया है, तो इसी को कह रहे हैं रिएक्शन। वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम तरीके से यहाँ भी रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, जिसको कह रहे हैं एफ इक्वल टू म्यू आर। कोई समस्या यहाँ पर किसी को, मतलब क्या हुआ समझिए, पुली घूमना चाहती थी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन करता क्या है, हर काम का अपोज करता है, घूमना चाहेगा तो रोकेगा, आगे बढ़ना चाहेगा तो पीछे करेगा। तो ये घूमना चाहती थी क्लॉकवाइज, और ये कह रहा है कि मत घूमो, नीचे जाओ। नीचे कैसे आओ, जब ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू अगर इस पुली का रेडियस कहते हैं आर है, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप करेगा, जो इसको क्लॉकवाइज घूमने से रोकेगा। फ्रिक्शन का यही काम है कि किसी भी काम में अड़ंगा डालना, ठीक है। अच्छा, अब अभी दूसरी बात हुई थी कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस पे काम करता है, मतलब इसका पार्टनर कौन है, फ्रिक्शन फोर्स अकेले लगता नहीं है। अकेले कैसे लगेगा, एक बेल्ट है, एक पुली के दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के संपर्क में आने पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी आने पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हम कह रहे हैं कि बेल्ट का ये पॉइंट, पुली का ये पॉइंट आपस में पार्टनर है। अब जब पार्टनर है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगा है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों पे लगेगा। और एक बात और शायद छूट जा रही है, मैंने बताया लिखा नहीं है, कि दोनों पे लगेगा लेकिन इक्वल लगेगा, एक बात ये, और अपोजिट लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इस पर फ्रिक्शन फोर्स अगर F इक्वल टू म्यू आर नीचे लगा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू आर ही होगा, लेकिन पार्टनर का उल्टा होगा। तो पार्टनर पे अगर नीचे लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा। बात समझ में आ गई ना, है ना। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हुआ, जो कि सॉरी, ठीक है, अब ठीक, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू आर, दोनों वैल्यू सेम होगी, लेकिन इस पे लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है रेड कलर पे, पुली पे लग रहा है, कौन सी पुली पे, ड्राइवर पुली पे, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ड्रिवन पुली पे लगा, है ना। तो इसको, इस फ्रिक्शन फोर्स ने ड्राइवर पुली को घूमने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, ये बेल्ट को चलाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए, यही घटना जो यहाँ घटी है, उस जितने बिंदु कांटेक्ट में आएंगे सब पे घटेगी। मतलब जो घटना मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो बात यहाँ कही जा रही है, वही बात यहाँ पर भी लागू होगी, यहाँ पर भी लागू होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जितने बिंदु संपर्क में है सब पे लागू होगी, है ना। अभी इसी की बात करें, तो ये फ्रिक्शन फोर्स मीवार इधर लग रहा है, तो ये करेगा क्या, क्या करेगा, क्योंकि बेल्ट पे लग रहा है, तो क्या करेगा कि ये नीचे से बेल्ट को घसीटेगा, इस तरफ से बेल्ट को खींचेगा, ये तो करेगा। यहां से अगर आप इसको घसीट रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, बेल्ट को नीचे से खींचना चाह रहे हैं। तो आपने बेल्ट से नीचे को खींचना चाहा, है ना, खींचना चाहा, इधर इसको खींचेगा, है ना, खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई हिंदी इंग्लिश लिखने में, खींचेगा, इधर से खींचेगा, और अगर क्या करेगा, इधर से खींच के इधर फेंकेगा,
तो इस तरफ फेंकेगा, ठीक है ना, इधर क्या होगा, फेंकेगा, फेंकेगा, ठीक है। मतलब इधर से पुल किया और इधर पुश किया, यही तो किया नहीं, एक तरफ से खींचा और एक तरफ फेंक दिया, है ना, इधर से खींचा और इधर फेंक दिया। इस खींचने और फेंकने के चक्कर में क्या होने वाला, देखिए तो दो चीजें होने वाली हैं। जब इधर से ये खींचेगा तो ये बताइए कि जो ये हमारा टेंशन था, जो हमारा ये, इसे लिखा जाए इससे, हाँ, ये जो हमारा टेंशन पहले टी नॉट था, ऊपर नीचे बराबर था क्योंकि ना खींचना था ना फेंकना था। अब क्या हुआ, इधर से खींचा गया, तो खींचा जाएगा तो जो पहले से तनाव टी नॉट था क्या घटेगा, नहीं भाई, पहले से टेंशन में था, पहले से मुसीबत में था, आपने और खींच लिया तो ये तनाव तो और बढ़ जाएगा ना। तो ये तनाव और बढ़ जाएगा, ये जो टी नॉट तनाव था ये तनाव बढ़ गया, और इसको तनाव को बढ़ के हमने कहा कि ये तनाव कितना हो गया, T1। बात समझ में आ रही है, तनाव हमारा बढ़ गया क्योंकि इधर से खींचा, खींचने से तनाव हमारा बढ़ जाएगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। और जितना इधर से खींचा उतना ही उधर फेंका, तो इधर जो तनाव पहले T0 था ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि इसे कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो एक तरफ से तनाव बढ़ेगा क्योंकि इधर से खींचा गया इधर फेंका गया, तो इधर वाला तनाव टेंशन ये घट जाएगा। घटने का मतलब कितना हो गया, ये मान लेते हैं घट के कितना हो गया, T2 हो गया, है ना। दो डायग्राम साथ देख रहे हैं, तो खींचने और पकड़ने के चक्कर में एक तो तनाव में डिफरेंस आ गया, एक तरफ T1 हो गया एक तरफ T2 हो गया, और यहाँ बातें स्पष्ट हो गई कि भैया जो T1 है वो T2 से बड़ा है। इतनी बात क्लियर है। तो एक को हम टाइट साइड कहेंगे, एक को स्लैग साइड कहेंगे। तो जिधर ज्यादा है इसको कहेंगे टाइट साइड, टाइट साइड, है ना, टाइट साइड। और जिधर कम हो गया है इसको कहेंगे स्लैग साइड, ठीक है, SLACK, स्लैग साइड या लूज साइड, ठीक है, दोनों बातें कह सकते हैं, टाइट साइड या स्लैग साइड। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा चलिए, टेंशन तो हो गया, टेंशन में घटना बढ़ना समझ में आ गया, बड़े काम की चीज है। अभी आगे देखेंगे T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि और क्या हुआ, एक काम तो टेंशन में डिफरेंस हो गया, दूसरा काम क्या हुआ, इधर से खींचा और इधर से फेंका, तो क्या बेल्ट हमारी जो है, बेल्ट में क्या मोशन नहीं शुरू हो गया, देखिए जरा, है ना, इधर खींचेगा इधर फेंकेगा तो बेल्ट में जो गति है, मोशन है, वो भी स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया, अब हमारी जो बेल्ट है इधर से चलेगी और इधर जाएगी, यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया बेल्ट में, मोशन, बेल्ट ऐसे चली और ऐसे घूमने लगी। अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये वाली पुली घूम रही है, ड्रिवन पुली का कुछ नहीं समझा मैंने, हमने खाली ये समझा कि ड्राइवर पुली घूमा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, इस फ्रिक्शन फोर्स ने बेल्ट को घुमाया। बेल्ट को कौन चला रहा है, बेल्ट को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बेल्ट। कैसे, इधर से ऐसे लेकर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तो ये पुली घूम रही है और इस पुली के घूमने के चक्कर में ये हमारी बेल्ट घूमना शुरू कर दी, ऐसे ऐसे। अब जरा यहाँ पे आए कि ये बेल्ट घूमने की वजह से, बेल्ट तो घूम गई ठीक है, बेल्ट घूमने की वजह से ये हमारी जो ड्रिवन पुली है ये क्यों घूमी, इस पर भी तो आना पड़ेगा। जैसे मैकेनिज्म वहां समझा गया वही मैकेनिज्म यहाँ भी लागू होगा, इसको समझा जाए। चलिए देख लेते हैं, फिर आते हैं उसी पॉइंट पे, किस बिंदु की चर्चा करें, तो भाई डिस्कस करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट। पहली बात क्या समझें कि यहाँ पे पुली बेल्ट को चला रही थी, ध्यान दीजिएगा दोनों केस में अलग है। इस केस में अगर कहा जाए कि बेल्ट और पुली में कौन किसको चला रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारी पुली है वो बेल्ट को चला रही, क्योंकि पावर किसके पास थी, पुली के पास थी। चल कौन रहा था, पुली। इसने किसको चलाया, बेल्ट को। कैसे चलाया, फ्रिक्शन फोर्स की मदद से। अब इस बेल्ट और पुली की बात किया जाए तो पावर किसके पास है, जो कुछ ताकत है वो ताकत तो बेल्ट के पास है ना, ये तो रुका हुआ था। अब यहाँ कौन चलाएगा, बेल्ट चलाएगा पुली को। अंतर है, दोनों बिल्कुल उल्टा है। पुली चलाएगा बेल्ट को, बेल्ट चलाएगा पुली को। कैसे चलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स से। देख लेते हैं कैसे चलाने वाला है, ठीक है। तो पहला हम बात क्या करते हैं, मोशन क्या देखें कि इस बिंदु पर बेल्ट का मोशन क्या है। इस बिंदु पर बेल्ट का मोशन कैसे देखते हैं, तो मोशन तो देखते हैं कि इस पर टेंजेंट खींचे, क्योंकि ये बेल्ट ऐसे ऐसे घूम रही है, इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। ये मोशन हो गया किसका, मोशन ऑफ बेल्ट, है ना, ये मोशन हो गया किसका, मोशन ऑफ बेल्ट, ठीक है। बेल्ट का
गति इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि बेल्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है। ये लिखा है आपने, मोशन का अपोज करता है। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स इस बिंदु पर नीचे नहीं लगेगा, गति का अपोज करेगा तो ऊपर लगेगा। इसी को आप कह रहे हैं म्यू आर, जिसकी वैल्यू क्या है, एफ है। ठीक है, ठीक है, एफ है। क्लियर है। फिर आपने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स भाई पार्टनर पे भी लगता है, दोनों पे बराबर लगते हैं, इक्वल लगते हैं, अपोजिट लगते हैं, तो पार्टनर पे भी लगेगा। इसका पार्टनर कौन, ये वाला पॉइंट। अगर इस पे ऊपर लगा है तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे नीचे आ जाएगा, जिसको आप कहेंगे एफ इक्वल टू म्यू आर। ये बात समझ में आ गई। ठीक वही फिनोमेना यहाँ पर, ठीक वही फिनोमेना यहाँ पर है। एफ इक्वल टू म्यू आर हो गया। अब जब एफ इक्वल टू म्यू आर आ गया तो हमने समझा ना, दिख रहा है क्या हो रहा है कि बेल्ट ऐसे घूमा, फ्रिक्शन मोशन नीचे की तरफ था, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा, उसकी वजह से इसके पार्टनर पे फ्रिक्शन फोर्स फिर से लगा, लेकिन नीचे की तरफ लगा। अब जरा समझा जाए कि कुल मिला के जो हमारा अंतिम बिंदु था, अंतिम जो ड्रिवन पुली थी, उस तक कुछ तो पहुंचा। क्या पहुंचा, इसके घूमने से उस तक ये पहुंचा। वो बड़े काम की चीज है। जब इस पर ये पहुंच गया फ्रिक्शन फोर्स, तो यही फ्रिक्शन फोर्स इस पुली को चलाएगा, घुमाएगा। और हमको पता है कि घुमाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी चीज को रोटेट अगर करना आप चाहते हैं, है ना, अगर रोटेट करना चाहते हैं तो आपको मूवमेंट चाहिए, है ना, मूवमेंट चाहिए या टॉर्क चाहिए, है ना, या कपल चाहिए, बल युग्म, है ना, ठीक है, बल आघूर्ण चाहिए या टॉर्क चाहिए या कपल चाहिए। तो मूवमेंट अगर बात करें, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स, है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी चीज पर ये आ जाए तो वो बॉडी घूमने की कोशिश करेगी, है ना। मात्रक क्या होता है इसका, क्या होगी यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर, है ना। ठीक है, तो जरा देखें कहाँ पे आ रहा है ये, ध्यान दीजिए। फोर्स तो आ गया, बात कर रहे हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो दिखाई पड़ रहा है ना, एफ इक्वल टू म्यू आर, पुली पे फोर्स तो आ ही गया है। डिस्टेंस देखें तो अगर पुली का जो, इस पुली का अगर रेडियस देखा जाए, है, इसका रेडियस कुछ होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है ना, या आर टू है। इसका रेडियस मान लेते थे आर वन है ना, इसका रेडियस आर टू है। अगर आर टू है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस हमारी आर टू ही तो है। और ये एंगल कितना होगा, अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या 90 डिग्री नहीं है ना। तो आप क्या कहेंगे, इस शाफ्ट पे, इस शाफ्ट के अबाउट कितना मोमेंट डेवलप हुआ, कहेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पुली पर डेवलप होने वाला टॉर्क है या मूवमेंट है, जो इस पुली को घुमाएगा और क्या करेगा, है ना। तो इस पुली पर जो मूवमेंट आया वो कितना आया, वो मूवमेंट ऑन द ड्राइवर पुली, है ना, मूवमेंट ऑन ड्रिवन, सॉरी मूवमेंट ऑन ड्रिवन पुली कितना आ गया। तो आप कहेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स और इनटू इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर टू है। ठीक है, ये इस ड्रिवन पुली के ऊपर एक मूवमेंट आ गया। तो कैसा मूवमेंट आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। मूवमेंट कैसा आएगा, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से ये जो हमारा ड्रिवन पुली है, क्या ये क्लॉकवाइज घूमना नहीं शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमना इसने शुरू कर दिया। तो इस पूरी बातचीत से हम लोगों ने समझा कि एक स्विच ऑन करने से लेकर पावर यहाँ ट्रांसफर कैसे हुई, मोशन यहाँ ट्रांसफर कैसे हुआ। ठीक है, तो पावर कैसे ट्रांसफर हुआ एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने घुमाया, स्विच ऑन किया, उससे ड्राइवर पुली रोटेट की, उस पर फ्रिक्शन नीचे लगा, इसके उसकी वजह से उसके पार्टनर पे फ्रिक्शन ऊपर लगा, और इत्तेफाक से पार्टनर कौन था, बेल्ट था। तो बेल्ट घूमने लगा ऐसे करके, बेल्ट के घूमने से क्या हुआ, यहाँ फिर देखा हमने फ्रिक्शन फोर्स बेल्ट पे इधर लगा, ऊपर लगा, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ था। उसके पार्टनर पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स इस पुली को घुमाने का एक कारण बना। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेल्ट ड्राइव में जो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने ही सब कुछ
सारा काम किया, क्यों भाई, सारा काम तो फ्रिक्शन ने किया ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्या समझा आपने कि बेल्ट ड्राइव में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो सबसे बड़ा काम तो क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को प्रॉपरली हमें उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने देखा है कि अपने गांव में कभी ट्यूबवेल पे देखिए, बेल्ट पुरानी हो जाती है तो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक कुछ डामर टाइप का, तारकोल टाइप का एक चिपचिपा सा कुछ होता है, उसको कहीं कहीं राजन के नाम से जानते हैं, उसको हम बेल्ट में लगाते हैं। इससे क्या होगा कि बेल्ट और पुली के बीच में स्टिकिंग होने लगेगी, आपस में दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे, है ना। वही काम फ्रिक्शन भी करता है कि आपस में एक दूसरे को बांधे रखता है। और फ्रिक्शन बढ़ाने का कोई और उपाय तो है नहीं, तो वहां पे ऐसा कुछ गम टाइप का जो चिपचिपा सा हो वो यूज करते हैं, ब्लैक कलर का होता है, उससे हम फ्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शन के ही माध्यम से बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसफर होती है, ये हमने देख लिया। और जब बेल्ट हमारी चलने लगती है ना, तो आपने ये भी देख लिया कि बेल्ट के चलते समय एक साइड टेंशन ज्यादा हो जाती है और एक साइड टेंशन कम हो जाती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस साइड ज्यादा होनी चाहिए किस साइड कम होना चाहिए, वो अलग डिस्कशन है। ये कंफर्म है कि अगर ये ड्राइवर है ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस परिस्थिति में नीचे का जो होगा वो टाइट साइड होगा और ऊपर का ये स्लैग साइड होगा। तो आप देखेंगे, अक्सर देखिए आटा चक्की पे कि जब बेल्ट चल रही होती है तो एक साइड तो टाइट होती है, स्ट्रेट दिखाई पड़ती है, और दूसरी साइड आपको लूज दिखाई पड़ती है, थोड़ा हिलती रहती है। उसको छोड़िए, अपनी साइकिल में देखिए, साइकिल चलाइए तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की चैन है वो टाइट होगी, वो उसको देखेंगे चलते समय वो टाइट होगी, और नीचे वाली चैन हमारी थोड़ी सी लूज होगी क्योंकि हम पावर को ऐसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इसी वही कॉन्सेप्ट वहां भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर में इतनी बात समझ में आ गया कि एक बेल्ट ड्राइव में फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस एफबीडी से समझ में आ गया कि स्विच ऑन करने से लेकर ड्रिवन पुली तक पावर और मोशन कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ठीक है, और अब आगे चल के हम लोग बहुत सारी चीजें और देखेंगे, T1 T2 का आपस में क्या संबंध है इसको प्रूफ करेंगे, और सारे अभी से बहुत सारे हम लोगों ने एजम्पशन लिए हुए हैं ना। तो बेल्ट के मास की बात किया है कि बेल्ट का कोई मास ही नहीं है, मासलेस माना है ना। ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस लिए हुए हैं, उन सब को देखेंगे, अगर बेल्ट का मास हो तो क्या होने वाला है। तो आई होप कि ये लेक्चर कुछ काम का है, आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर कुछ लग रहा हो ठीक है तो वो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे हम सबका उत्साह बढ़ता है। और किसी तरह की कोई समस्या हो कभी भी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, संस्था में आइए, ऑनलाइन हमसे संपर्क करिए। हमारा ऐप भी है, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको देखिए, अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसको आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच।